Hello everyone, I am Annu and welcome again. We create jar folder. So friend, today we will discuss about profitability ratio. इससे पहले भी हम अपनी 3 क्लास अपलोड कर चुके हैं रेशियो से रिलेटेड, जिसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट क्लास के अंदर अपना इंट्रोडक्शन और लिक्विडिटी रेशियो को डिस्कस किया था। सेकंड क्लास में हमने सोल्वेंसी रेशियो देखी थी और थर्ड क्लास में हम लोगों ने एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो को डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जो हमने लास्ट क्लास में हमने अपने तीनों रेशियो को किया था, बिल्कुल बेसिक से विद कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो एक बार जाकर जरूर देखना, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात आती है तो कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी की मान लो परफॉर्मेंस को मेजर करना है, आपको किसी कंपनी में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करना पड़ेगा। अब कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए आप उसकी कौन सी रेशियो को चेक करोगे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को देखोगे कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो कैसी है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस को देखना आपको, तो परफॉर्मेंस को देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है और कंपनी कितना प्रॉफिट या फिर कितना रिवेन्यू जनरेट कर रही है। ठीक है, और कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड होता है, कंपनी की सेल के ऊपर। ये आप लोग समझते हो कि कंपनी जितना भी प्रॉफिट जनरेट करेगी, जितना भी रिवेन्यू जनरेट करेगी, वो कैसे करेगी, अपने प्रोडक्ट को सेल करके, तभी तो कंपनी प्रॉफिट और रिवेन्यू जनरेट कर पाएगी ना। तो कहीं ना कहीं जो भी हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखेंगे वहां पे हम किसको कंपेयर करेंगे, अपने सेल को कंपेयर करेंगे। इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। किसके बेस में, एक तो सबसे पहले रिटर्न ऑन सेल, कि आपने जितनी सेल की है उसके कंपेयर में आपने कितना रिटर्न जनरेट किया, ठीक है ना, कितना प्रॉफिट जनरेट किया उसके कंपेयर में। सेकंड, आप देखोगे कि कंपनी में आपने जितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उससे आपने कितना रिटर्न क्या किया है, जनरेट किया। तो यहाँ पे हम 2 तरह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करेंगे। फर्स्ट, कंपनी की सेल को देख के कि कंपनी जितनी सेल कर उसके ऊपर कितना रिटर्न अर्न कर रही है। सेकंड, कंपनी ने जितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी, जितना पैसा कंपनी ने अपने बिजनेस में लगा रखा है, उस पैसे को यूज करके कंपनी कितना प्रॉफिट क्या कर रही है, अर्न कर रही है। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है, रिटर्न ऑन सेल और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, सिंपली कैपेसिटी बताते हैं कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है, कितनी इनकम अर्न कर रही है अपने सारे एक्सपेंस, अपने सारे कॉस्ट को माइनस करके। ये चीज क्लियर हुई। आगे 1 बाय 1 रेशियो को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो हमारी रिटर्न ऑन सेल है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको जितनी भी रेशियो आपकी रिटर्न ऑन सेल की सारी क्लियर हो जाएंगी। तो रिटर्न ऑन सेल में कि आपने कितनी सेल की है, जिस आपने कितनी सेल की है और सेल से आपने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, या फिर क्या है, रिटर्न ऑन सेल है। तो देखो, आपकी सेल कितनी की, उसमें से आप क्या माइनस करोगे, सबसे पहले वो डायरेक्ट एक्सपेंस जो उस प्रोडक्ट को बनाने में आपके लगे हैं, जो हम शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। और कुछ ऐसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस या फिर कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो आपके डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने के लिए तो नहीं लगे, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए लगे हैं, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए लगे हैं, या फिर उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी सैलरी या फिर कुछ भी पे करने के लिए लगे हैं। तो ऐसे जितने भी एक्सपेंस है वो हम कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ये आपको पता है। तो डायरेक्टली जो आपके रिलेटेड है, किससे, आपकी सेल से, जो सेल किया है आपने प्रोडक्ट, उससे जितने भी एक्सपेंस आपके डायरेक्टली रिलेटेड है वो हम शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो वहां से वो एक्सपेंस, जितने भी हमारे डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंस है, अगर मैं सेल में से वो सारे एक्सपेंस माइनस कर दूं, ठीक है, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, वहां से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल के वहां से मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा ना। अगर मैं सेल में से जितने भी मेरे कॉस्ट लगी है उस गुड को सोल्ड करने में, जो डायरेक्टली रिलेटेड है उस प्रोडक्ट से, वो माइनस कर दूंगी तो क्या निकल के आएगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने यही आपको क्लियर कर रखा है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है। और यहाँ से आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी, अगर आपको बाई चांस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ना दे रखा तो आप वो भी निकाल सकते हो, जो हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है। आपका जितना भी आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, आपके पास जितने भी आपने परचेजेस किए हैं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसको ऐड करके अगर आप उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हो तो आपके पास जो निकल के आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल के आता है। इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था अपनी लास्ट क्लास में। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो एक बार जाके जरूर देख लेना लास्ट क्लास की, कैसे आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलता है। अब मेरे को ये देखना है कि जितनी भी मैंने सेल की है उसके कंपेयर में मैंने जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस किए हैं, कहीं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज्यादा तो नहीं है, कहीं उनकी जो कॉस्ट है ओवरऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कहीं वो ज्यादा तो नहीं है, या फिर जितना मैंने प्रॉफिट अर्न किया है अपनी सेल के कंपेयर में वो कितना है। तो मेरे को ये निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस की क्या चाहिए, मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस की हेल्प चाहिए। उसको यूज करके मैं क्या निकाल सकती हूँ कि मैंने कितना प्रॉफिट क्या किया है, कितना मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है ना, कंपेयर टू सेल के।
कि जब मैंने कितना जो मेरी रो कोर ऑपरेशन है उससे कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए। अगर मेरे को ऑपरेटिंग कॉस्ट फाइंड आउट करनी, लाइक डे टू डे जो भी कॉस्ट होती है बिजनेस में कंपेयर टू सेल वो कितनी है ये कंपेयर करना, तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपकी क्या क्या चीजें मेंशन होती है, जितने भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जिसके अंदर आपका ऑफिस एक्सपेंस आ गया, आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ गए। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, आपके इंक्लूड होंगे। ठीक है, फिर कुछ होते हैं आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो डायरेक्टली जो आपके उस कोर ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। लाइक आपने फाइनेंस इकट्ठा करा बिजनेस के लिए, आपने लॉन्ग टर्म डेट लिया तो उसका इंटरेस्ट पे किया, तो वो जो एक्सपेंस है इंटरेस्ट का वो उस ऑपरेशन से, लाइक उस प्रोडक्ट के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आपने कोई भी शेयर इशू किया, डिबेंचर इशू किया, वो डिस्काउंट पे कर दिया, तो वो भी उस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है। आपने फिक्स एसेट को सेल किया तो ये आपके ऑपरेशन का, आपके कोर बिजनेस का पार्ट नहीं है। तो जो आपके कोर बिजनेस का ऑपरेशन का पार्ट नहीं है वो आपके क्या हो जाएंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आप इनको भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब आपका जो भी ग्रोस प्रॉफिट था क्या करोगे, अगर आपने कोई अदर इनकम अर्न की है उसको भी क्या कर दोगे, इसके अंदर ऐड कर दोगे, तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, ओवरऑल प्रॉफिट की आपने ओवरऑल कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कुछ आपके ऑपरेशन से जो कोर ऑपरेशन है उनसे, कुछ अदर इनकम आपने अर्न की, उसमें से आपने सारे एक्सपेंस माइनस कर दिए, तो यहाँ से आपका टोटल प्रॉफिट निकल के आता है ओवरऑल बिजनेस का। तो यहाँ से हमारा मोटिव क्या निकालने का, कि जो हमारा अलग अलग रेशियो, लाइक आपको कंपेयर करना है ग्रोस प्रॉफिट को, कि कंपनी का जो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कितनी है। अब ये ग्रोस प्रॉफिट रेशियो ये क्या इंडिकेट करता है, आपका ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट करती है कि जो भी आपका ग्रोस प्रॉफिट है, ठीक है, आपने सेल के कंपेयर में कितना ग्रोस प्रॉफिट अर्न किया है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपने अपने मटेरियल का, अपने लेबर का कितने एफिशिएंटली यूज किया है, क्या करने के लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। ठीक है ना, अगर आपने एफिशिएंटली यूज किया होगा अपने मटेरियल को, लेबर को, आपकी कॉस्ट कम आई होगी, जिससे आपका ग्रोस प्रॉफिट क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा, और जो आपकी ग्रोस प्रॉफिट रेशियो वो क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी। सिंपल सी बात है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कब इंक्रीज होगी, लाइक सेल तो आपकी जिया जितने आपने की उतनी ही रहेगी। ठीक है ना, अगर आपने उस सेल के ऊपर अपने एक्सपेंस कम रखे, जो मटेरियल है, लेबर को अच्छे से यूटिलाइज किया, आपने मटेरियल को अच्छे दाम में खरीदा, लेबर को ज्यादा कॉस्ट पे नहीं की, ठीक है ना, आपने अपनी कॉस्ट को मेंटेन रखा, तो यहाँ से आपकी ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या होगी, अपने आप इंक्रीज होगी ना। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या शो करती है कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली अपने मटेरियल को, अपने लेबर को यूज कर रही है। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से और हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी शो कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है मेरा, कि जो मैंने कोर बिजनेस है मेरे फर्म का, मेरे बिजनेस कंपनी का, उस कोर ऑपरेशन से मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, उस कोर ऑपरेशन से मैंने कितना प्रॉफिट क्या किया है, जनरेट किया। तो मतलब कि जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय मेरी क्या, सेल इंटू 100। क्यों, मेरे को परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि अमाउंट अगर मैं परसेंटेज में ना निकालूं तो काफी स्मॉल आती है, जिससे अच्छे से मैं कंपैरिजन नहीं कर पाती, एक अच्छे से पिक्चराइज नहीं होती वो वैल्यू। ठीक है ना, तो मैं इसको परसेंटेज में निकाल देती हूँ, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको परसेंटेज में निकाल देते हैं। ठीक है, अब मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अगर मैं अपनी ग्रोस प्रॉफिट में से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर देती हूँ, मेरे लिए क्या निकल के आएगा, वहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा ना, कि उस ऑपरेशन से मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, पूरे ऑपरेशन से। लाइक अब मैंने प्रोडक्ट बनाया है, कुछ तो उसके डायरेक्ट लेबर के, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होंगी, जहां से मेरा ग्रोस प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है, अगर उसमें ग्रोस प्रॉफिट में से अब मैंने उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कुछ सेलिंग एक्सपेंस किए हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस किए हैं, कुछ मैंने ऑफिस सेटअप कर रखा था, उनको सैलरी पे की है, तो ये सारे किस रिलेटेड एक्सपेंस है, उस बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस है ना। अब मैंने इनको भी माइनस कर दिया, तो वहां से क्या निकला, उस बिजनेस से मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे मेरा क्या निकला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल। सेल कौन सी आपकी, नेट सेल आती है। ठीक है, नेट सेल का मतलब मान लो आपने कुछ सेल की, उसमें से कुछ सेल क्या हुई होगी, रिटर्न हुई होगी। ठीक है, तो सेल आपकी एकदम नेट सेल आती है। अब मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने आपको कैसे बताया कि कैसे निकलेगा, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका निकलेगा कि जो भी आपका, आपने कितना आपका ग्रोस प्रॉफिट था, उसमें से आपने क्या किया, जो भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या किया आपने, माइनस किया है, वो आपको क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब कि इसके अंदर कोई अदर इनकम इंक्लूड नहीं है, ना ही कोई अदर एक्सपेंस इंक्लूड है जो उस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ऐसे कोई भी एक्सपेंस इंक्लूड नहीं है, ना कोई ऐसी इनकम इंक्लूड है, सिर्फ वो उस बिजनेस से रिलेटेड ही क्या है, वो सारा प्रॉफिट है। ठीक है, या फिर मैं निकाल सकती हूँ, ऐसे तो निकाल सकती हूँ ना, मेरे पास सिर्फ नेट सेल गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं नेट सेल में से क्या कर सकती हूँ,
ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर सकती हूँ और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर सकती हूँ, या फिर मैं कह सकती हूँ ग्रोस प्रॉफिट प्लस क्या करूँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो नेट सेल में से मैंने क्या किया, ग्रोस प्रॉफिट नहीं, आई एम रियली सॉरी बच्चों, तो यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे आएगा आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है ना। नेट सेल में से आपने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस किया, माइनस क्या कर दिया आपने, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिया, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों क्या किया, नेट सेल में से माइनस कर दिया, तो भी आपके लिए क्या निकल के आएगा, वहां से आपके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा ना, क्योंकि तब मैं नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करूंगी तो क्या निकल के आएगा, ग्रोस प्रॉफिट निकल के आएगा, और माइनस क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्लियर हुई चीज यहाँ पे, ठीक है। या फिर हो सकता है मेरे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स हो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स है, तो इसका मतलब क्या, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स है, इसके अंदर हो सकता है कुछ अदर इनकम भी इंक्लूड होगी और अदर एक्सपेंस भी इंक्लूड होंगे। तो मैं क्या करूंगी, जो अदर इनकम मैंने इंक्लूड की थी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स जो तो मेरा निकला था और उसके अंदर कुछ अदर इनकम इंक्लूड थी, तो मैंने उन अदर इनकम को माइनस कर दिया और क्या किया, ऐड कर दिया अदर एक्सपेंस को जो मैं ऑलरेडी माइनस कर चुकी हूँ, उनको मैंने वापस से क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया, तो भी मेरा क्या निकलाएगा, यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलाएगा। तो मेरे डिफरेंट वे थे क्या निकालने के, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के। तो ये चीज क्लियर हुई। तो देखो आप प्रॉफिट एंड लॉस की हेल्प से और ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से क्या निकाल सकते हो, अपना ओवरऑल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो आपने सेल से जनरेट की है, आपको जितने भी आइटम की जरूरत चाहिए, जितने भी आपको ट्रांजेक्शन की रिक्वायरमेंट है, जितनी भी, वो आपको कहाँ से मिलेंगे, आपकी सारी की सारी आपके ट्रेडिंग अकाउंट से, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप इनकी हेल्प से कोई भी रेशियो निकाल सकते हो। अगर मान लो आपको निकालनी है सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, तो आप क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, नेट से, ठीक है ना, तभी आप कंपैरिजन कर पाओगे। ये बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। मान लो अब आपको निकालनी है ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब मैंने क्या बताया कि डे टू डे एक्सपेंस आपने जो किए हैं वो कितना है टोटल, तो डे टू डे एक्सपेंस में आपकी क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आएगा, प्लस आपके कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आएंगे, ये भी आएंगे। तब मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या निकल के आता, टोटल ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल के आती है। अब मेरे को ऑपरेटिंग कॉस्ट देखनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या दिखाएगी आपको, जो रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट की, ये क्या शो करेगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट ये शो करती है कि कोई भी बिजनेस है उसके अंदर आप जो भी सेल जनरेट कर रहे हो, जो भी रिवेन्यू जनरेट कर रहे हो, उसके कंपेयर में आप कितनी कॉस्ट लगा रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो उस सेल को, उस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए। अगर आपकी मिनिमम आती है तो इसका मतलब क्या, आपकी जो कॉस्ट है वो कंपेयर टू आपने जितना रिवेन्यू जनरेट किया है, जितनी कम होगी उतनी ही बेटर है, ठीक है ना। इसका मतलब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ज्यादा है। देखो दोनों में रिवर्स रिलेशन है, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या, आपने अपनी कॉस्ट को अच्छे से मैनेज किया, जिसके कारण आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। अगर वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है तो इसका मतलब क्या, कि आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को अच्छे से मैनेज नहीं किया, जिसके कारण आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो भी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है डिवाइडेड बाय क्या, नेट सेल। अब ये बताओ किसी भी फॉर्मूले को रटने की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल भी नहीं ना, क्योंकि हमें बताओ ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट मैं किसके साथ कंपेयर करूंगी, मेरी सेल के साथ ही कंपेयर करूंगी, तभी तो पता लगेगा ना कि मैंने कितनी कॉस्ट क्या की है, इनकर्ड की है, मैंने कितनी कॉस्ट क्या करी है, लगाई है ओवरऑल उस सेल को जनरेट करने के लिए। तो मैं सेल के साथ क्या करूंगी, इसको कंपेयर करूंगी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट मैंने आपको पहले बताया कैसे निकलती है आपकी, जितनी भी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है प्लस आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आपकी क्या निकलेगी, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलेगी। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है। तो आपको हर एक फॉर्मूले का पता होना चाहिए कि यहाँ पे नेट सेल क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं किसको, अपनी नेट सेल्स, मतलब अपने रिवेन्यू मैंने कितना जनरेट किया, कितनी मैंने कॉस्ट लगाई, कितना मैंने रिवेन्यू जनरेट किया। और रिवेन्यू जनरेट कैसे होगा, उस सेल को करके, जो मेरे प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की सेल करूंगी तभी तो रिवेन्यू जनरेट होगा ना, एक तभी तो रिवेन्यू जनरेट हो सकता है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट अर्न किया, कैसे पता लगाऊंगी, नेट सेल मैंने कितनी की। अब मैं कंपेयर कर सकती हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट को किसके साथ, नेट सेल के साथ। अब तभी तो एक अच्छे से क्लियर पिक्चर निकलेगी ना बिजनेस की। ये चीज क्लियर हुई। तो मेरे को बिजनेस की ये देखने के लिए बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, तो क्या देखना पड़ेगा, उसकी हर एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को देखनी पड़ेगी कि उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, उसका ग्रोस प्रॉफिट कितना है। अब आपके माइंड में ये आएगा कि मैं क्यों ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही देख लूं, ग्रोस प्रॉफिट देखने की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपकी ओवरऑल अपने बिजनेस में जितनी कॉस्ट लगाई उसको मेजर करता है, उस प्रोडक्ट को सेल करने में तक जितनी भी कॉस्ट लगी सबको मेजर करता है। लेकिन कॉस्ट ऑफ जो आपका ग्रोस प्रॉफिट है वो सिर्फ उसके डायरेक्ट जो लेबर या फिर मटेरियल कॉस्ट लगी उसको शो करता है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कंपनी ए है और कंपनी बी है।
कंपनी ए का ग्रोस प्रॉफिट निकाला, ज्यादा आया कंपेयर टू कंपनी बी के ग्रोस प्रॉफिट से। ठीक है, कंपनी बी का जो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकाली तो कंपनी बी की ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कम आई कंपेयर टू कंपनी ए के। कंपनी ए की ग्रोस प्रॉफिट रेशियो ज्यादा थी, लेकिन तब मैंने निकाली कौन सी, अपनी ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो नहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो कंपनी ए की ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कम थी और कंपनी बी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकली ना वो ज्यादा निकली। तो अब आप सिर्फ ग्रोस प्रॉफिट को मेजर कर लेते तो गड़बड़ हो जाती ना। तो यहाँ पे मैं अच्छे से कंपेयर नहीं कर पाती। यहाँ से मेरे माइंड में क्या था, कंपनी ए बेटर है, लेकिन बाद में तो मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो देखी तो यहाँ से क्या पता लगा कि यहाँ पे तो कंपनी बी बेटर है। तो अब ऐसा कैसे हुआ, इसका मतलब ये हुआ डायरेक्टली कि कंपनी ए की मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, कंपनी ए की मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी अच्छी नहीं थी, उसकी कॉस्ट क्या हुई, इंक्रीज हुई। और कंपनी बी की मैनेजमेंट अच्छी थी, जिसने क्या किया, कॉस्ट एफिशिएंसी की मतलब की कॉस्ट को कम किया, जिसके कारण उसका ग्रोस प्रॉफिट क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बी की ज्यादा है, इसको किसको रिफ्लेक्ट करती है, कंपनी बी की मैनेजमेंट को, कि कितने अच्छे से उसने कॉस्ट को मैनेज किया जो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। और कंपनी ए की मैनेजमेंट इतने अच्छे से उस कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पाई, जिसके कारण उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगी, कम होगी। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, एक बात याद रखना, आपको स्टार्टिंग से क्लास में कहते हो तब भी कंपैरिजन होता है, सेम टाइप ऑफ कंपनी का कंपैरिजन होता है। सेम टाइप का मतलब क्या, अगर एफएमसीजी कंपनी है तो उनका ही आप कंपैरिजन कर सकते हो। आपको अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, आप ये नहीं है कि एफएमसीजी कंपनी को आईटी कंपनी के साथ कंपेयर करने लग जाओ। ठीक है ना, क्योंकि दोनों के अंदर सिचुएशन क्या है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो आप सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री का क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना, लाइक एफएमसीजी कंपनी में अगर आपका मन आया कि मेरे को इन्वेस्ट करना, तो आप क्या करोगे, 2-3 एफएमसीजी कंपनी को उठाओगे और फिर क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। ये देखोगे इसकी ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कितनी, इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी, इसकी नेट प्रॉफिट रेशियो कितनी है, और फिर इसको कंपेयर करोगे दूसरी एफएमसीजी कंपनी के साथ, जिसकी आपको बेटर लगेगी, आप उसी कंपनी में क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 by 1 अपना डिस्कस कर लेते हैं अपनी रेशियो को। तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन सी, आपकी ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या दिखाती है, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोस प्रॉफिट एंड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होती है आपकी नेट सेल, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इट मेजर हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी यूज इट्स मटेरियल एंड लेबर टू प्रोड्यूस एंड सेल द प्रोडक्ट। प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी कितने अच्छे से यूज करी अपने मटेरियल को, अपने लेबर को, किसके लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम प्रोडक्ट सेल अवर आफ्टर ऑल डायरेक्ट कॉस्ट। ये कौन सी अमाउंट ऑफ मनी है, जब आप क्या कर देते हो, सारे के सारे जो डायरेक्ट कॉस्ट हैं उस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट से उनको क्या कर देते हो, वहां से माइनस कर देते हो। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या हो गया, आपकी ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। आपको पता है कि ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल क्यों आया, जो आपको मैं अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, अब आपकी आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या शो करती है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हाउ एफिशिएंटली, कितनी एफिशिएंटली कंपनी क्या है, जनरेट करने के लिए प्रॉफिट, किसके थ्रू, अपने कोर ऑपरेशन को के थ्रू कंपनी कितना प्रॉफिट क्या करती है, जनरेट करती है, कितना एफिशिएंटली क्या करती है, प्रॉफिट को जनरेट करती है। इट इज एक्सप्रेस्ड ऑन प्री सेल बेसिस, ये प्री सेल बेसिस आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट बट बिफोर पेइंग इंटरेस्ट ऑन टैक्स। इसके अंदर आपका कौन सा प्रॉफिट आएगा कि आपने क्या किया है, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वो प्रॉफिट लेते हो जहां पर आपने इंटरेस्ट और टैक्स का भी पे नहीं किया, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका वही तो होगा ना। लेट्स से मैं आपको बताती हूँ दोबारा से एक चीज और। देखो, आपने सेल करके क्या किया, रिवेन्यू जनरेट किया, और उस रिवेन्यू में से आपने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस किया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करने के बाद क्या निकल के आया, ग्रोस प्रॉफिट निकल के आया। ठीक है, अब उस ग्रोस प्रॉफिट में से अगर मैं माइनस कर देती हूँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दोगे। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगर इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते तो आपका क्या आएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। यही क्या आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। आप इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों मानते हो, क्योंकि इस एग्जाम्पल के थ्रू इसके अंदर कोई भी अदर इनकम इंक्लूड नहीं है, ना कि कोई अदर एक्सपेंस इंक्लूड है। मान लो हमारे प्रॉफिट के अंदर यहाँ पर कोई अदर इनकम इंक्लूड होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ईबीआईटी में से उस अदर इनकम को माइनस कर देते। कब, अगर कोई अदर इनकम इंक्लूड है तो फिर जो निकल के आता है वो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन इस एग्जाम्पल में हमने क्या माना कि इसके अंदर कोई भी क्या इंक्लूड नहीं है, अदर इनकम इंक्लूड नहीं है। ठीक है ना, अगर अदर इनकम इंक्लूड है तो हम क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे अदर इनकम को, तो फिर क्या निकल के आएगा मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जनरली केस में हम ईबीआईटी को ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है,
तो मान लो ये मेरा निकल के आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया है, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, इसमें से मैं क्या करूंगी, अपने माइनस कर दूंगी, किसको, इंटरेस्ट को माइनस कर दूंगी। अब इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद क्या आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर क्या करूंगी, टैक्स को माइनस करूंगी, ठीक है, फिर क्या निकल के आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इज क्लियर हुई। तो इसने क्या कहा है कि जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है कौन सा प्रॉफिट होता है, जहां पे आपने इंटरेस्ट भी पे नहीं किया अभी और आपको ना ही कोई टैक्स पे किया आपने, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे आपको अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे यही क्या रखा है कि जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके अंदर अभी आपका वो प्रॉफिट है जहां पे आपने ना कोई टैक्स पे किया है ना कोई इंटरेस्ट पे किया है। हाई मार्जिन आर कंसिडर्ड बेटर देन लोअर मार्जिन, वो आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ अच्छे से। अब देखो आपकी नेक्स्ट रेशियो क्या है, आपकी ऑपरेटिंग रेशियो। अब ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, फॉर्मूला आपको क्लियर है ना कि ये फॉर्मूला कैसे W2 है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो और आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, जो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या शो करती है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कंपेयर उसके टोटल जो एक्सपेंस है वो कितने हैं उसके टोटल नेट सेल के कंपेयर में, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है कंपेयर टू उसकी नेट सेल में। नेट सेल जो की है कंपनी में उसके कंपेयर में जो कंपनी की टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कितनी है, यहाँ पे हम ये कंपेयर कर रहे हैं कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली कंपनी जो मैनेजमेंट है वो कॉस्ट को क्या कर पा रही है, कम कर पा रही है। अगर कम कर पा रही है तो इसका मतलब क्या, कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ज्यादा निकलेगी और कंपनी की ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो क्या निकलेगी, आपकी कम निकलेगी, ठीक है। द ऑपरेटिंग रेशियो शो हाउ एफिशिएंट अ कंपनी मैनेजमेंट इज टू कीपिंग कॉस्ट लो while generating revenue और सेल। कंपनी की जो मैनेजमेंट है कितनी एफिशिएंटली अपनी कॉस्ट को कम कर पा रही है, जो कि हमने अपने एग्जांपल में देखा जहाँ की कंपनी बी की जो मैनेजमेंट थी वो क्या थी, एफिशिएंट मैनेजमेंट थी, जिसने कॉस्ट को क्या कर दिया था, कम कर दिया था, ठीक है ना। स्टार्टिंग स्टेज में कंपनी ए का ग्रोस प्रॉफिट रेशियो अच्छी थी कंपनी बी के, लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट इतनी बेटर थी कि उसने अपने ऑपरेटिंग रेशियो को क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है, जिसके कारण उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगी, इंक्रीज हो गई, ठीक है। The smaller the ratio, view as positive sign। ये तो पॉजिटिव मैंने आपको बताया था कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ज्यादा तो अपने ऑटोमेटिकली आपकी ऑपरेटिंग रेशियो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। और आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कम है तो ऑपरेटिंग रेशियो हम लोग क्या है, हाई है, ठीक है। तो अब आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय आपकी सेल। दिस इज क्लियर यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो आपकी जो नेक्स्ट रेशियो क्या आपकी, वो रेशियो आपकी नेट प्रॉफिट रेशियो। तो आपका जो बाद में हमारे यहाँ पे निकल के आया था तो आपका क्या निकल के आया था, नेट प्रॉफिट निकल के आया था यहाँ पर, ठीक है, जो हमने यहाँ पे अपने एग्जांपल देखा था। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका क्या निकल के आया यहाँ पे लास्ट में, आपका आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल के आया। तो देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्या लिख रखा है आपका, कि ऑल्सो नोन एज नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो भी कहते हैं इसको। इस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट अर्न जो किया है कंपनी ने एंड रिवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और जो रिवेन्यू जनरेट किया है नेट सेल से उसके कंपेयर, उसका रिलेशन के साथ कंपेयर करता है, नेट प्रॉफिट साथ क्या करता है, कंपेयर करता है कि नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट सेल इंक्लूड बोथ कैश और क्रेडिट सेल इंक्लूड होंगी, और नेट प्रॉफिट के अंदर आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, द नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, नहीं आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशियो हेल्प टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट अर्न इन कंपैरिजन टू रिवेन्यू अर्न फ्रॉम द ऑपरेशन। दिस इज क्लियर हुई। इनटू यहाँ पे आएगा 100% में निकालने के लिए क्या आपका जो प्रॉफिट था अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो आपका नेट प्रॉफिट था उसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट था जो आपका, वो कितना है कंपेयर टू आपके किसके, आपके नेट सेल के, इनटू 100। दिस क्लियर हुई यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो। ये हमारी टोटल रेशियो थे रिटर्न ऑन सेल, कि आपने सेल को जनरेट करके, सेल को करके आपने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है बिजनेस के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में, उस पैसे को यूज करके, उस इन्वेस्टमेंट को यूज करके कितना प्रॉफिट जनरेट किया है वो हम डिस्कस करेंगे अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो में, ठीक है। तो आपकी सारे आगे क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो है। तो देखो सबसे पहले आपकी क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहाँ पे जो आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो नाम से क्लियर है कि रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या, कि जो भी इक्विटी शेयर होल्डर वालों ने, मतलब कि यहाँ पे इक्विटी का मतलब क्या है, आपके टोटल शेयर होल्डर फंड, टोटल शेयर होल्डर फंड के अंदर आपके इक्विटी प्लस आपका रिजर्व एंड सरप्लस प्लस आपको जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं वो भी क्या होंगे, यहाँ पे इंक्लूड होंगे। अगर आपको सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर वालों के फंड का कंपैरिजन करना है अपनी टोटल प्रॉफिट के साथ, तो आप क्या लोगे उसके अंदर, उसको हम कहेंगे रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी, ठीक है ना, जो मोस्टली किसके लिए निकाल जाती है, जो कंपनी क्या होती है, लिस्टेड होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी, ठीक है। यहाँ पे क्या आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टोटल शेयर होल्डर फंड की बात हो रही है, इसके अंदर आपका इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी क्या आपके इंक्लूड है।
अब यहाँ पे हमें ये पता लग गया रिटर्न ऑन इक्विटी से कि हमें क्या करना है, जो पैसा लगा हुआ है टोटल शेयर होल्डर फंड के द्वारा, ठीक है, वो कितना लगा हुआ है, किसके साथ कंपैरिजन करना है। अब बात यहाँ पर ये आती है, हमें जो प्रॉफिट लेना है यहाँ पे क्या कौन सा लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट तो लेना होगा। ये देखने के लिए कि जो इक्विटी शेयर होल्डर वालों ने फंड लगा रखा है उससे कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो ये तो पता कि प्रॉफिट लेना, लेकिन प्रॉफिट लेना कौन सा है। तो एक बात बताओ, तब भी प्रॉफिट मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर वालों को, कौन सा मिलता है, जो हमने यहाँ पे अपना देखा था। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर वालों को पैसा कब मिलेगा, जो कंपनी का अर्निंग आफ्टर टैक्स आया था तभी तो शेयर होल्डर वालों को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा ना। पहले मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को, बचा हुआ किसको मिलेगा, यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगी इक्विटी शेयर होल्डर वालों को, ठीक है ना। लेकिन कौन सा अर्निंग मिलेगी, कौन सी अमाउंट मिलेगी प्रॉफिट की, जो आफ्टर टैक्स होगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम सोल्व ये हुई कि कौन सा प्रॉफिट लेना है, तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए तब हम कंपैरिजन करेंगे ये देखने के लिए कि हर एक रुपए के जो इक्विटी वालों ने इन्वेस्ट कर रखा है उस हर एक रुपए को यूज करके कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो वो जो प्रॉफिट होगा वो कौन सा होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। दिस इज भी क्लियर ना यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी इनटू 100। क्लियर ये भी। अब आते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स की। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो रही थी, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट की, तो रिटर्न ऑन एसेट का मतलब क्या है कि कंपनी ने जितनी भी टोटल एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस इन्वेस्टमेंट को, जो भी इन्वेस्टमेंट है टोटल एसेट के अंदर, उस एसेट को यूज करके कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है। अब रिटर्न ऑन एसेट ले रहे हैं हम लोग, तो कौन सा प्रॉफिट लेंगे, तो यहां पर हम बात करेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स की ही बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि एसेट को यूज करके मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, तो वहां पे हम अब ये नहीं देखेंगे कितना टैक्स पे किया, कितना इंटरेस्ट पे किया है, हम यहाँ पे एसेट को यूज करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा पैसा लेंगे अपना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स और टोटल इन्वेस्टमेंट इन किसके अंदर, एसेट्स के अंदर। ये चीज क्लियर यहाँ पे, ठीक है। तो आपका क्लियर हुआ यहाँ पे ये चीज रिटर्न ऑन एसेट वाला। एक बार एक चीज क्लियर होने के बाद अब क्या अपने फॉर्मूले अपने आप ड्राइव होंगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक फॉर्मूला क्या होगा, और आपके माइंड में क्लियरिटी होगी कि हाँ ये काम ऐसे करेगा, ठीक है। एक चीज और आपको जो मैं रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर बताना भूल गई कि आपकी सिर्फ एक रिटर्न ऑन इक्विटी, जो अगर आप देखते हो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, सिर्फ आप उसको देखकर ही ये एनालिसिस नहीं कर सकते ये कंपनी बेटर है। क्योंकि काफी सारी कंपनी क्या करती है, डेट को यूज करके अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, जिसको हम इक्विटी मल्टीप्लायर कहते हैं, ठीक है ना। डेट को यूज करना बेटर है, लेकिन ज्यादा डेट अगर कंपनी इकट्ठा कर लेती है क्या शो करने के लिए, सिर्फ अपना रिटर्न ऑन इक्विटी बेटर दिखाने के लिए, तो वहां पर जो जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्यों, मान लो इकोनॉमी डाउन चली जाए और कंपनी ने अपना रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज करने के लिए डेट से ज्यादा पैसा ले रखा है, तो इंटरेस्ट भी क्या करेगी कंपनी, ज्यादा पे करेगी। अब कंपनी इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रही है, तो अगर बैड इकोनॉमी सिचुएशन आ गई तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी को तब भी पे करना पड़ेगा, और हो सकता है उस बैड इकोनॉमी सिचुएशन में कंपनी इतना प्रॉफिट ना जनरेट कर पाए कि जिससे कंपनी अपना पूरा इंटरेस्ट पे कर दे। हो सकता है वहां पे कंपनी क्या हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, ठीक है ना। तो आपको एक बार ये देखना जरूरी है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ साथ आपको जो और रेशियो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के, लाइक रिटर्न ऑन एसेट, और सबसे मेन आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको वो रेशियो को भी मेजर करना पड़ेगा कि कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है। सिर्फ आप रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी क्या कर सकती है, रिटर्न ऑन इक्विटी को यूज कर, डेट को यूज करके रिटर्न ऑन इक्विटी को इंक्रीज भी कर सकती है, ठीक है। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। देखो मान लो कंपनी ए है और कंपनी बी है, ठीक है। इनका कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरह से है। अगर मैं बात करती हूँ कंपनी ए ने जो इक्विटी शेयर होल्डर वालों से पैसा ले रखा, जो इक्विटी से टोटल फंड ले रखा, टोटल शेयर होल्डर फंड ले रखा है, वो ले रखा कंपनी ने फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 1,50,00,000 का, ठीक है। ये इक्विटी शेयर होल्डर फंड है, टोटल इक्विटी फंड है कंपनी का। और जो डेट से पैसा ले रखा कंपनी ए ने, वो भी ले रखा 1,50,00,000 का, मतलब कि 50-50% ले रखा है दोनों से, ठीक है। कंपनी बी की बात करती हूँ, कंपनी बी ने सिर्फ जो इक्विटी टोटल फंड इक्विटी का सिर्फ 75 लाख का है, ठीक है। और जो डेट से फंड ले रखा कंपनी ने ले रखा है 2,25,00,000 का। तो ये कंपनी का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखो कंपनी का जो ईबीआईटी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, दोनों कंपनी का सेम है, लाइक 60 लाख। इस कंपनी का भी क्या है, 60 लाख, ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया, इसमें से इंटरेस्ट पे किया होगा। अब इसके डेट कम है तो इसका लेट से 10% से हम इंटरेस्ट लेते हैं, 1,50,00,000 के ऊपर 10% कितना हो जाएगा आपका 15 लाख,
ठीक है। अब इस कंपनी का 10% से 2,25,00,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट की अमाउंट हो जाएगी? 22,50,000। ठीक है। अब मैं यहाँ से माइनस करती हूँ 60 लाख में से 15 लाख, तो मेरा जो अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा वो कितना निकल के आएगा यहाँ से? अर्निंग बिफोर टैक्स मेरा, या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आएगा मेरा 45 लाख। ठीक है। और यहाँ से जो अर्निंग बिफोर टैक्स निकल के आएगा वो कितने निकल के आएगा? 37,50,000। ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, मान लो टैक्स माइनस कर दिया मैंने 30% की रेट से। अब जो 30% की रेट से जो टैक्स लगेगा यहाँ पे निकलेगा 13,50,000 और यहाँ पे कुछ निकलेगा आपका 11,25,000। ठीक है। अब जो मेरा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा यहाँ पे? अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो कि मेरा क्या है आपका 31,50,000 और यहाँ पे निकल के आएगा कुछ 26,25,000। तो ये आपकी निकल के आई है क्या? अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है। ये निकल के आई आपकी क्या? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब देखो मेरे को निकालनी है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या बताया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय क्या? इक्विटी फंड। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस कंपनी का कितना है? 31,50,000 और इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 26,25,000। ठीक है। और इक्विटी फंड कितना है फर्स्ट कंपनी का? ज्यादा है क्योंकि इसने सेम पैसे लेकर दोनों से, तो इसका जो इक्विटी फंड है वो कितना है? 1,50,00,000 का। ठीक है। और इस कंपनी का कितना है? 2,25,00,000 का। तो यहां से मतलब मैं रेशियो निकालूंगी, इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो तो निकल के आएगी 21% की, और उसकी निकल के आएगी इससे ज्यादा कहीं 35% की। तो देखने में आपको क्या लगेगा? कंपनी बी बेटर है, लेकिन एक चीज को एनालिसिस करके चलना कि कंपनी ने डेट भी क्या ले रखे हैं? ज्यादा ले रखे हैं। अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है और कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो कंपनी के लिए प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा डेट की कंपनी को प्रॉब्लम कब हो जाती है? कि कंपनी प्रॉफिट भी ठीक अर्न कर रही है और साथ में हो सकता है कि कहीं फ्यूचर में कोई ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस ना आ जाए कि कंपनी इतना प्रॉफिट जनरेट ना कर पाए। ठीक है ना। अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, अपने कैपिटल को यूज करके, अपने सेल को यूज करके कंपनी क्या करे? अच्छा प्रॉफिट जनरेट करे, तो अच्छी सिचुएशन है। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट तब ज्यादा हो जाती है तब इकोनॉमिक क्राइसिस कंट्री के अंदर आ जाए, या फिर कोई इकोनॉमिक सिचुएशन बैड हो जाए जहां पर कंपनी क्या हो सकती है? बैंकक्रप्ट हो सकती है कि कंपनी इतना प्रॉफिट ही जनरेट ना कर पाए, कंपनी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है उस टाइम पे प्रॉफिट जनरेट करने की, अपने सिर्फ इंटरेस्ट को ही पे कर पाए, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हम सिर्फ इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है। ये मेरे को यहाँ पे अलग बताना था। तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो आपकी। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख भी रखा है कि जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इसके अंदर से सबसे ज्यादा यूज करने वाली, जो एनालाइज करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए सबसे ज्यादा यूज करने वाली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपकी कौन सी है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। जो कि क्या दिखाती है? टोटल कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखी है बिजनेस के अंदर, उस टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो कर रखी है उससे कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। तो प्रॉफिट तो आपका कौन सा होगा? वही अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स ही होगा आपका। ठीक है। प्लस डिवाइड क्या कर देंगे आप? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बात आती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है। एक बात याद रखना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दो चीज तो सब में सेम रहेगी। अगर हम लायबिलिटी साइड से निकालते तो दो चीज तो सेम ही रहेगी। आपके टोटल शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर आपका शेयर होल्डर फंड के अंदर आपका प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व सरप्लस, इक्विटी शेयर तो आएंगे। दिक्कत आती है लॉन्ग टर्म डेट में। काफी सारे एनालिस्ट लॉन्ग टर्म डेट ही लेते हैं ओनली। ये अलग अलग वे है निकालने का, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन तब भी कंपैरिजन करो तो सेम टाइप की रेशियो लेके चलो। ठीक है ना। मोस्टली जो आपकी बुक के अंदर गिवन है वो दे रखा है आपका लॉन्ग टर्म पूरी लाइबिलिटी, जिसके अंदर आपको सारी लाइबिलिटी आ जाएंगी जितनी भी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग का माइंडसेट वेरी करता है। लाइक शेयर होल्डर फंड के अंदर आप लॉन्ग टर्म, सिर्फ लॉन्ग टर्म जितने डेट है उनको ही ऐड करोगे। कुछ लोग शेयर होल्डर फंड के अंदर लॉन्ग टर्म डेट नहीं, पूरी की पूरी जितनी भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है उसको ले लेते हैं। कुछ एनालिस्ट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट को लेते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये लो या ये लो, लेकिन तब भी कंपेयर करो, किसी एक को लेके करो। ठीक है ना। हर एक दो कंपनी का, वरना आपके रिजल्ट क्या करेंगे? वेरी करेंगे। ठीक है। लेकिन हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है वो क्या लिख रखा है? आपकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है। जिसके अंदर जितनी भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होंगी आपकी बैलेंस शीट के अंदर, आप सबको क्या करोगे? कंसीडर करोगे। ठीक है।
हमने जो लास्ट क्लासेस में अपने में कुछ लाइक मनी कंट्रोल से या फिर अदर वेबसाइट से रेशो कंपैरिजन किया था, तो हर एक अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग टाइप से क्या निकाल रखा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रखा है। ये मत कहना कि मैडम वहाँ पे ऐसे निकाला था वहाँ पे ऐसे, तो हर एक का जो व्यू पॉइंट होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे। तो जितना भी आपने पैसा ले रखा है लाइक शेयर होल्डर फंड से, जितना भी पैसा इम्प्लॉय कर रखा है लॉन्ग टर्म डेट को लेके, तो उसको यूज करके कंपनी कितना प्रॉफिट क्या कर रही है, जनरेट कर रही है, कितना ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स क्या कर रही है आपकी कंपनी जनरेट कर रही है। ये चीज क्लियर अच्छे से आप लोगों को। ठीक है, और कैसे निकाल सकते हो आप शेयर होल्डर अपना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, जो कि हम पहले वाली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई कंपनी सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को कंसीडर करते तो उस केस में आप और कैसे निकाल सकते हो। मान लो आपके पास जो भी टोटल एसेट है उसमें से आप क्या कर दोगे, जितनी भी करंट लायबिलिटी उनको माइनस कर दोगे, बाकी वाला बचा हुआ हिस्सा क्या होगा आपके पास से, आपके पास वो बचेगा जो आपके कैपिटल एम्प्लॉयड होंगे। देखो किस तरह मैं कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बैलेंस शीट दे रखी है आप लोगों को, तो जो भी आपके पास टोटल एसेट है, ठीक है, अगर उसमें से आप सिर्फ अपनी करंट लायबिलिटी को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास शेयर होल्डर फंड बचेगा और आपके पास टोटल लायबिलिटी बचेंगे वाला पोर्शन बचेगा। और यही मैंने क्या बताया था ऊपर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना, क्या बताया था कि टोटल शेयर होल्डर फंड कितना है आपके पास प्लस आपके पास टोटल लायबिलिटी कितनी है, उन दोनों को ऐड कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलाता है। तो अंदर यहाँ पे भी क्या हुआ निकालने का कि टोटल करो एसेट का और उसमें से क्या कर दो, जो भी आपके शेयर होल्डर जो भी आपकी क्या है करंट लायबिलिटी से क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, या फिर आप एक चीज और कर सकते हो, क्या, जो भी आपकी फिक्स एसेट है, ठीक है, उस फिक्स एसेट के अंदर करंट एसेट को ऐड करो, माइनस कर दो करंट लायबिलिटी को, या फिर हम ऑटोमेटिकली कह सकते हैं फिक्स एसेट में से जो कि आपकी वर्किंग कैपिटल निकल के आएगी उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, ये हम ऑलरेडी अपनी पहले वाली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीज क्लियर हुई। तो ये आपके सारे कैसे निकाल कैसा फॉर्मूला निकालने का कैपिटल एम्प्लॉयड का, ये क्लियर हुआ ना, क्यों कैसे निकला, क्योंकि आपकी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या होती है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिर्फ फिक्स एसेट को उठाया और उसमें क्या कर दिया, वर्किंग कैपिटल को क्या करते हैं, ऐड कर दिया, क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या होती है जिसके अंदर आप ये वाला पार्ट क्या है इंक्लूड और वाला एक्सक्लूड है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई ना यहाँ पे। या फिर मैंने क्या किया, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट में से सिर्फ क्या कर दिया, करंट लायबिलिटी को माइनस कर दिया, क्योंकि क्या टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। कल वाली क्लास में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे अपनी वैल्यूएशन रेशियो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मान लो कभी मन में आ जाए कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसकी जितनी भी वैल्यूएशन रेशियो उसको जरूर देख लेना, जो कि आपको ये बताएगी कंपनी का जो शेयर है वो अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है, आपको इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। ये रेशियो भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बताएगी। कंपनी की प्रॉफिट रेशियो अगर अच्छी है तो इसका मतलब क्या, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ कंपनी प्रॉफिट क्या करेगी, फ्यूचर में भी प्रॉफिट जनरेट करेगी। अगर कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो अच्छी है और अच्छी चली आ रही है लंबे टाइम से, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी की जो डेट पे करने की रेशियो है वो क्या है, अच्छी, कंपनी अच्छे से अपनी डेट पे कर देगी, तो हम यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ये रेशियो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो वैल्यूएशन रेशियो आपको ये बताते हैं स्पेसिफिकली कि कंपनी का जो प्राइस है मार्केट के अंदर वो ओवर वैल्यू में है या फिर वो अंडर वैल्यू है। कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन उसके कंपेयर में कंपनी का जो प्राइस है वो क्या है, ओवर वैल्यू, कुछ ज्यादा ही वैल्यू हो रखी है उसकी। ठीक है, तो आपकी वैल्यूएशन रेशियो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तक ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आते तो वीडियो को प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।